हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी में अगर पावर को शेयर ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर पावर को शेयर करते हैं तो क्या बेनिफिट हैं। आइए देखते हैं। पावर शेयरिंग चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले हमें दो कंट्रीज के बारे में पढ़ना होगा, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। इन दोनों कंट्रीज को पढ़ते हुए हम ये देखेंगे कहीं पर डेमोक्रेसी है और वहाँ पावर शेयर नहीं की जा रही है तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, और अगर पावर शेयर करते हैं तो क्या उसके बेनिफिट हैं, किस तरह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट होता है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले बेल्जियम का एग्जाम्पल हम लेते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप। अब इसको पढ़ते हुए हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका जो एरिया है भारत में जो स्टेट है हरियाणा, उस हरियाणा के बराबर है, लगभग बराबर, उससे थोड़ा सा छोटा है। यानी ये यूरोप का देश है, एक छोटा सा देश है, और ये हमारा जो स्टेट है हरियाणा उससे थोड़ा सा छोटा है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी, हाफ ऑफ द हरियाणा। और इसका जो बॉर्डर्स हैं, इसके जो पड़ोसी देश हैं, जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इसी तरह से बेल्जियम के भी पड़ोसी देश हैं। देखते हैं कौन कौन से। ये यहाँ पर ये येलो में है, बेल्जियम है ये, और इसके जो नॉर्थ में है वो नीदरलैंड है, इसका पड़ोसी है। जर्मनी ईस्ट में इसका पड़ोसी है। लग्जमबर्ग जो कि बेल्जियम से भी एरिया में छोटा है, वो भी इसका पड़ोसी है। फ्रांस साउथ में, ये भी इसका पड़ोसी है। और इसकी जो एक साइड है ये सी से लगती है, समुद्र से लगती है, नॉर्थ सी से। तो हमने देखा कि बेल्जियम के जो पड़ोसी स्टेट हैं उसके जो बॉर्डर लाइन टच होती है, एक तो नेदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से और फ्रांस से। स्टूडेंट, ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके बाद हम इसकी एथनिक कंपोजिशन की बात करेंगे। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में उसका रिलीजन क्या है, वहाँ किस तरह उसका कल्चर क्या है, किस तरह की लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, कितने % लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इस तरह का जो ये कंपोजिशन है ये एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। ये हम इसमें सबसे पहले बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो देखते हैं। तो बेल्जियम में, ये बेल्जियम का जो मैप है ऊपर, इसमें आप देखिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो येलो पार्ट है और एक रेड पार्ट है इसका। येलो जो पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, येलो वाले पार्ट को, ऊपरी हिस्से को उसके। और इसका जो निचला हिस्सा है, जो साउथ का हिस्सा है रेड वाला, इसको बोलते हैं वेलोनिया रीजन। यानी जो मेनली इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो फ्लेमिश और एक वेलोनिया। आइए देखते हैं फ्लेमिश में क्या कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन क्या है, कौन सी लैंग्वेज वहां बोली जा रही है। तो 59% जो लोग हैं यहां पर वो बोलते हैं डच। यानी जो फ्लेमिश रीजन है उसमें 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो उसका वेलोनिया रीजन है उसमें 40% लोग जो भाषा बोलते हैं वो है फ्रेंच। यानी हमने देखा कि इसमें 2 रीजन हैं, एक तो फ्लेमिश रीजन और एक वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन का कंपोजिशन है कि वहाँ 59% जो पीपल हैं वहाँ की वो डच भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। और जो वेलोनिया रीजन है इसमें 40% जो पीपल हैं वहाँ की वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और इसमें ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा बीच में, फ्लेमिश रीजन वाले हिस्से में आप देखिए ब्रुसेल्स इसका कैपिटल सिटी है, मतलब बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। इसका कंपोजिशन और देख लेते हैं। इसमें 80% जो पीपल हैं वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले ये फ्रांस से, यहाँ से इस तरह से गए हुए होते हैं, जो यहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ रहने लगे, उनके जो फोरफादर्स हैं, उनके जो मतलब पुरखे हैं वहाँ रहने लगते हैं, तो वो लोग जो बोलते हैं वो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। और जो 20% जो लोग हैं यहाँ की वो डच भाषा बोलते हैं। अब आप देखिए फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन और ब्रुसेल्स रीजन में जरा कंपेरेबल स्टडी कीजिए आप कि फ्लेमिश में और वेलोनिया रीजन में जो भाषाएं बोली जा रही हैं
ब्रुसेल्स में वो ठीक उल्टा है। यानी फ्लेमिश रीजन में ज्यादातर भाषा जो बोली जा रही है वो डच बोली जाती है, लेकिन उसी में जो उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें 80% फ्रेंच बोल रहे हैं, 20% डच, यानी कि उसमें ठीक उसके अपोजिट है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे स्टूडेंट, इसका जो हमने ये 3 पढ़े, ये तो इंट्रोडक्शन हमने इसका पढ़ लिया, इसका एथनिक कंपोजिशन देख लिया, और जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में एथनिक कंपोजिशन क्या है वो हमने पढ़ लिया। तो आइए अब हम श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीलंका में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि श्रीलंका का जो एरिया है, श्रीलंका का जो एरिया है वो हरियाणा के बराबर है, यानी जो हमारा स्टेट है हरियाणा उसके बराबर है। और इसकी जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो 2 करोड़ है, यानी 2 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है। श्रीलंका की 2 करोड़ पॉपुलेशन है और इसका एरिया हरियाणा के बराबर है। और ये एक इट्स एन आइलैंड नेशन, और ये जो है ये भारत के जो सदर्न कोस्ट है, यानी तमिलनाडु की जो साइड है उससे कुछ ही दूरी पर एडम ब्रिज या राम सेतु ब्रिज से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कंपोजिशन है, इसमें किस तरह के रिलीजन है, किस तरह की भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड है। एक तो ऐसे लोग जो सिन्हला भाषा बोलते हैं, सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं, और एक ऐसा ग्रुप जो कि तमिल लैंग्वेज बोलता है। तो आइए देखते हैं हम कि इसमें जो सिन्हला बोलने वाले हैं वो 74% है, यानी 74% पीपल हु स्पीक सिन्हला लैंग्वेज इन श्रीलंका। और ये जो 74% पीपल हैं ये फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन को, बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी सिन्हला 74% पीपल बोलते हैं, और ये जो रिलीजन को फॉलो करते हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन है। अच्छा, जो दूसरा, पहला तो ये ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया, दूसरा ये तमिल, ऐसे लोग, ऐसा ग्रुप जो तमिल भाषा बोलता है। अब वो लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं उनका जो परसेंट है वो है 18%, यानी 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। यानी कि श्रीलंका में सिन्हला 74% लोग बोलते हैं और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 18% हैं। अब ये जो तमिल हैं इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे तमिल जो श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं, ऐसे तमिल जो इंडियन तमिल कहलाते हैं। यानी श्रीलंकन तमिल कौन है? श्रीलंकन तमिल वो तमिल हैं जो पहले से ही श्रीलंका में रहते हैं, यानी कि वहां के नेटिव्स हु इज ऑलरेडी रेजिडेंट, जो कि पहले से ही वहां रहते हैं, वो श्रीलंकन तमिल कहलाए। इंडियन तमिल वो हैं जिनके पुरखे या पूर्वज श्रीलंका में जा चुके हैं इंडिया से, वो जो तमिल हैं वो इंडियन तमिल कहलाते हैं। यानी कि हु वर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period। यानी जब भारत में अंग्रेज थे तो वहाँ कुछ बंधुआ मजदूर बना करके लेबर्स को यहाँ ले जाता था श्रीलंका में, और चाय की पत्तियों के लिए, कॉफ़ी के लिए। तो वो लोग, उनके जो पूर्वज थे वो वहीं रहने लगे और वो वहीं के हो गए, तो इस तरह से वो इंडियन तमिल कहलाए। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तो सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग और एक तमिल भाषा बोलने वाले लोग। सिन्हला 74% और तमिल बोलने वाले 18%। अब ये जो श्रीलंकन तमिल है, जो कि मैंने नेटिव बताया आपके वहाँ के जो रहने वाले थे, ये इनकी जो प्रतिशत थे ये 13% लोग थे, यानी 18 में से 18 में से 13% श्रीलंकन तमिल थे, और जो रेस्ट थे यानी 5% जो बचे वो इंडियन तमिल थे, जो कि भारत से गए हुए थे वहां पर। और ये तो बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते थे सिन्हला वाले, और ये जो तमिल थे इनमें दोनों थे, इसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। यानी अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आए एमसीक्यू वगैरह में कि सिन्हला जो लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप था वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, तो वो बुद्धिस्ट रिलीजन, और तमिल जो लैंग्वेज बोलते थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। जैसे कि ये देखिए आप इधर, ये श्रीलंकन तमिल है, तो ये श्रीलंकन तमिल नॉर्थ से स्टार्ट हुए हैं और ईस्ट तक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है,
ये श्रीलंकन तमिल वाला है। और जो सिन्हेला लैंग्वेज बोलते थे 74% बुद्धिस्ट रिलीजन वाले, वो मिडिल में, वो श्रीलंका के मिडिल में रहते हैं। और जो इंडियन तमिल थे, ये रेड वाला पोर्शन यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ है और इधर है, ये इंडियन तमिल्स हैं। और जो मुस्लिम्स हैं यहाँ के, वो ये जो ब्लू पार्ट है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं स्पॉट टाइप के, ये मुस्लिम्स हैं वहाँ के। तो हमने देखा कि श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है वो दो पार्ट्स में मेजर रूप से डिवाइड थी। एक तो सिन्हेला जो कि मेजॉरिटी में थे, यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर 74% द पीपल आर स्पीकिंग सिन्हेला, इसका मतलब ये मेजॉरिटी में है। और जो तमिल है वो माइनॉरिटी में है यहाँ पर। इसमें सिन्हेला और तमिल जो बोलने वाले हैं उनके अलावा जो थे वो 7% क्रिश्चियन थे, यानी कि क्रिश्चियन जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे वो 7% थे। स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि जो बेल्जियम कंट्री है, बेल्जियम कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, एक तो फ्लेमिश रीजन में और एक वेलोनिया रीजन में। फ्लेमिश में मोस्टली डच बोलने वाले लोग थे जो कि 59% थे, मेजॉरिटी में थे। और जो वेलोनिया था उसमें 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे जो कि माइनॉरिटी में थे। फ्रेंच बोलने वाले लोग भले माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो डेवलपमेंट में 59% जो डच हैं उनसे ज़्यादा आगे थे। अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, रीजन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रेंच एंड डच, यानी क्या रीज़न था कि फ्रेंच और डच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और आगे आने की संभावना भी है। तो जब आइए देखते हैं कि क्या वजह रही है उसके पीछे कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बेल्जियम गॉट इट्स फ्रीडम इन 1830। बेल्जियम ने 1830 में आज़ादी हासिल कर ली थी, आज़ाद हो गया था। तब से सिंस देन द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हैड बीन पॉलिटिकली और सोशली डोमिनेंट। फ्रेंच कम्युनिटी तभी से, जब से आज़ादी मिली है तभी से पॉलिटिकली और सोशली रूप से काफ़ी मजबूत थी कंट्री में, उनका प्रभुत्व था, डोमिनेंट थे वो कंट्री में, जबकि डच वाले नहीं थे। भले वो मेजोरिटी में थे फिर भी वो उनसे पीछे थे। दे वर मोर क्वालिफाइड, वो डच बोलने वालों से ज़्यादा क्वालिफाइड थे, एजुकेटेड थे उनसे ज़्यादा, रिच भी थे, अमीर भी उनसे ज़्यादा थे, और सोशली और पॉलिटिकली रूप से भी मजबूत थे वो डच के मुकाबले। यानी कम थे संख्या में, लेकिन डच बोलने वालों से ज़्यादा डेवलप थे। द डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। डच जो कम्युनिटी थी उसको डेवलपमेंट मिलता था उनके बाद में, और ये जो बीच में उनके तनाव बढ़ता जा रहा था वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। दिस गैप ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी जो समृद्धि, जो प्रोस्पेरिटी थी, डेवलपमेंट क्रिएटेड टेंशन। ये जो इस तरह का जो गैप था दोनों के बीच में, एक ज़्यादा अमीर, एक कम, एक गरीब, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप था ये बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। और ये इतना बढ़ गया कि 1950 से लेकर के 1960 के दशक में मरने मारने पर उतारू हो गए वो लोग। अब अगर जो बेल्जियम गवर्नमेंट थी, अगर वो सही टाइम पर एक सही फैसला ना लेती तो शायद स्थिति बहुत भयावह और भयानक हो जाती। स्टूडेंट, अब श्रीलंका का विवाद देख लेते हैं कि अभी हमने बेल्जियम का जो कॉन्फ्लिक्ट था डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच, अब हम देख लेते हैं कि श्रीलंका में क्या विवाद था। श्रीलंका में जैसे कि बताया था कि उसमें 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप तो वो जो सिन्हेला लैंग्वेज बोलते थे, 74% थे, मेजॉरिटी में थे और बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। और एक ग्रुप वो जो तमिल भाषा बोलते थे, 18% थे, और जिसमें कि श्रीलंकन तमिल भी थे और इंडियन तमिल भी थे। तो इन 2 जो मेजर ग्रुप हैं, इनके बीच में क्या विवाद थे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी को यहाँ पर नहीं लेंगे हम, क्योंकि जो मेन लड़ाई थी वो इन दोनों ग्रुप के बीच में थी। आइए देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये क्या है मेजोरिटेरियनिज्म? इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा हैं वो राज करेंगे, जो ज़्यादा हैं उनकी चलेगी, जो ज़्यादा हैं उनका ही प्रभुत्व रहेगा, जो डोमिनेंट रहेंगे वो वही रहेंगे। A belief that the majority community should be able to rule a country। यानी कोई भी देश है, एक में एक ग्रुप तो बहुत ज़्यादा है और एक ग्रुप बहुत कम है, तो जो वहाँ पर जो मोस्टली रूल फॉलो किए जाएंगे वो इनके अकॉर्डिंग किए जाएंगे। यानी कि जो
मेजॉरिटी है वही रूल करेगी और जो माइनॉरिटी है वो रूल नहीं करेगी, उसकी वहां पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो आपको क्या लगता है, आप खुद सोचिए स्टूडेंट, कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि ऑल आर इक्वल, सभी जो कानून है, कानून की नज़र में सब बराबर है। किसी भी देश में चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी में हो, कोई भी कितना कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि ऑल आर इक्वल। लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब यहाँ ये हो गया कि जो भी बहुसंख्यक हैं, जो ज़्यादा हैं, उन्हीं वही रूल करेंगे। तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। अब इसी वजह से जो वहाँ के जो तमिल थे, उनकी सिन्हला वालों से लड़ाई शुरू हो गई। देखते हैं, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, यानी हमसे एक साल बाद, 1947 में हमें आज़ादी मिली, एक साल बाद श्रीलंका आज़ाद हो गया। वहाँ पर एक कानून पास हुआ 1956 में, और उस कानून में ये तय किया गया कि जो सिन्हला बोलने वाले लोग हैं, जो सिन्हला लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कार्यकारी भाषा। मतलब मोस्टली काम जो होंगे वो सिन्हला लैंग्वेज में होंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि 74% पीपल स्पीक सिन्हला। इस वजह से, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म, जो ज़्यादा हैं उन्हीं की चलेगी। तो सिन्हला जो लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल बनाने के लिए उन्होंने कहा कि 1956 में, बल्कि कानून पास कर दिया कि अब 1956 से जो सिन्हला लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, और साथ में संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बदलाव किया कि जो बुद्ध धर्म है, आज से और अभी से बुद्ध धर्म को जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि बुद्ध धर्म को बढ़ावा देगी, बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको बढ़ावा देगी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, यानी जो सिन्हला बोलने वाले लोग हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में, या उनका जो रेज्यूमे कहीं अगर उन्होंने लगाया है और वो सिन्हला लैंग्वेज जानते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा देन तमिल, जो कि बहुत गलत था और मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ था। इस वजह से जो तमिल बोलने वाले लोग थे, सिन्हला बोलने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा एक विरोध में उनके आ गए और बहुत ज़्यादा वो भड़कना शुरू हो गए, जो तमिल बोलने वाले लोग थे। इसलिए उन्होंने आगे चल करके एक पार्टी का फॉर्मेशन किया। स्टूडेंट, मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसीज है श्रीलंका में, जो पॉलिसी बनाई थी सिन्हला कम्युनिटी वाले लोगों ने, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में जो ज़्यादा थे सिन्हला कम्युनिटी वाले थे वो गवर्नमेंट में आए, और गवर्नमेंट में आते ही उन्होंने जो सिन्हला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, जिसकी वजह से पूरे देश में, पूरे श्रीलंका में एक तनाव का माहौल बन गया, एक तनाव हो गया दोनों कम्युनिटी के बीच में। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर के एक पार्टी लॉन्च की, जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने, जिसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स अपनी रखी सरकार के सामने। पहली थी कि तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो तमिल भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। दूसरी उनकी डिमांड थी रीजनल ऑटोनॉमी, यानी वो चाहते थे कि खुद की सरकार, यानी अ सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड इन दियर रीजन, यानी एक अलग से उनकी सरकार होनी चाहिए, एक उनकी अपनी अलग हो सिन्हला की, हमारी एक अलग सरकार हो। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी वो चाहते थे कि चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कहीं भी अगर जॉब्स है तो दोनों को, यानी सिन्हला को और तमिल बोलने वालों को, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल राइट्स हों दोनों के। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनकी जो डिमांड्स थी उनको नहीं माना, जिससे पूरे श्रीलंका में एक तनाव का माहौल हो गया, और उनमें आपस में, यानी कि सिन्हला वालों में और जो तमिल बोलने वाले लोग थे उनमें एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज़, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, बहुत लड़ाई हुई, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, यानी कि हज़ारों लोग दोनों ही कम्युनिटी के उसमें मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत सारे परिवारों को जबरन देश छोड़ने के लिए कहा गया। इस तरह से ये जो तनाव का माहौल था ये बढ़ता गया और ये सिविल वॉर में
एक तरह से एक सिविल वॉर में तब्दील हो गया। और जब स्टूडेंट किसी भी देश में अगर लगातार लड़ाइयाँ रहती हैं, जैसे कि आपको पता है कि रशिया में यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, अभी फ़िलिस्तीन वॉर भी चल रहा है इजराइल के साथ, तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ किसी भी देश में जब होती हैं तो वहाँ के जो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जो डेवलपमेंट होता है वो गिर जाता है, यानी वो देश गरीबी की कगार और भुखमरी की कगार पर आने लगते हैं। तो यही हुआ श्रीलंका में, जब उनमें आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगी, एक दूसरे से वो झगड़ने लगे, उनको मारने लगे, तो काम धंधे जितने थे वो ठप हो गए, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो इकोनॉमिकल हालात थे वो खराब हो गए, और एजुकेशन जो डेवलपमेंट था वो भी रुक गया। स्टूडेंट, जब श्रीलंका में विवाद हुआ, श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो हज़ारों लोगों की जान गई। वहाँ की गवर्नमेंट फेल हो गई उन दोनों ही कम्युनिटी के बीच में समझौता करने में। लेकिन हम बेल्जियम जो मॉडल है, बेल्जियम मॉडल को देख लेते हैं, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम ने क्या किया। जब बेल्जियम के यहाँ आपस में जो कम्युनिटीज़ थी, जो फ्रेंच और डच कम्युनिटी थी, उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उन्होंने किस तरह से इस मसले को सुलझाया वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि जो डच बोलने वाले लोग थे वो 59% थे, और जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो 40% थे। यानी कि हमें यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो डच है, डच कम्युनिटी 59% है, यानी कि ये मेजॉरिटी में है, और फ्रेंच 40% है, यानी कि माइनॉरिटी में है। अब देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया कि उन दोनों के बीच जो विवाद था वो सुलझ गया। सबसे पहला था इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 बार अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, यानी 1970 से लेकर के 1993 के बीच 4 टाइम्स इन्होंने उसमें बदलाव किया, चेंजिंग की, ताकि जो दोनों कम्युनिटी हैं उनके बीच में किसी भी तरह की लड़ाई ना हो। पहला इन्होंने जो उसमें चेंजिंग की, बदलाव किया, वो इक्वल नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, उन दोनों के जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल लिए जाएंगे, यानी बराबर। जैसे मान लिया 20 मिनिस्टर डच बोलने वाले और 20 जो मिनिस्टर हैं, 20 मिनिस्टर हैं वो फ्रेंच बोलने वाले, यानी दोनों की जो नंबर होंगे, जो वो होंगे, वो इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। दूसरा था इनका सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट्स फॉर डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज। गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो बेल्जियम में फ्रेंच और डच वाले थे उनकी भाषाएं अलग थी, एक डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इसका काम था कि जो वहाँ पर जो उनका कल्चर है, जो उनकी लैंग्वेज है, उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ बनानी है, कोई कानून बनाना हो, यानी वहाँ की लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज कैसे प्रोटेक्ट रहे, किस तरह से बेहतर हो, उसके लिए अगर कोई कानून बनाना है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी, जो कि दोनों की अलग थी। डच वालों की अलग गवर्नमेंट थी, फ्रेंच वालों की अलग गवर्नमेंट थी, यानी वो अपनी कल्चर को बेहतर करने के लिए, अपने लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए किस तरह से कानून बनाए, वो उन पर उनको अधिकार था कम्युनिटी गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि उसमें बेल्जियम में इसकी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट था मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई झगड़ा ना हो, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दी गई थी उसमें कोई भी इंटरफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट केंद्र के अधीन नहीं थी। नेक्स्ट, द ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसमें जैसे डच मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, लेकिन यहाँ डच वालों ने समझौता किया और इनके मिनिस्टर्स को बराबर किया, यानी डच के और फ्रेंच के मिनिस्टर बराबर थे। लेकिन उसकी जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स में उल्टा था, उसमें जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो 80% थे, और जो डच बोलने वाले थे वो 20% थे, यानी ये उल्टा था। तो यहाँ पर
फ्रेंच वालों ने समझौता किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो डच और फ्रेंच हैं इन दोनों का ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन जाएगा। मतलब जो भी लोग यहाँ से चुने जाएंगे लीडर के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वो बराबर होंगे। यानी ये फ्रेंच वाले और डच वाले दोनों ही बराबर रिप्रेजेंटेशन दोनों का होगा। ये यहाँ पर ब्रुसेल्स में इन्होंने समझौता किया और उन दोनों जो रीजन है उसमें फ्रेंच और डच ने वहाँ समझौता किया। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 3 तरह की गवर्नमेंट हमें फाइनली दिख रही है। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट हो गई ये। दूसरी गवर्नमेंट दिख रही है हमें कम्युनिटी गवर्नमेंट, और तीसरी गवर्नमेंट दिख रही है हमें स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि बेल्जियम जो मॉडल था उसने कितनी तरह की गवर्नमेंट दी, तो उसमें एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये 3 तरह की सरकारें हमें यहाँ पर मिलती हैं। अच्छा, ये जो बेल्जियम मॉडल था, इन्होंने जो बढ़ता तनाव था, जो टेंशन थी, उसको ख़त्म करने के लिए ये मॉडल दिया। और इस मॉडल की वजह से बेल्जियम का ये जो मॉडल था ये पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में फेमस हुआ। और वर्ल्ड में ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ इनका जो ये मॉडल था, इन्होंने जो बेल्जियम था उसमें शांति ला दी, और जो भी लोग थे डच और फ्रेंच थे वो आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो पूरी दुनिया में ये फेमस होने की वजह से जो यूरोपियन यूनियन था, यानी यूरोप के देशों का एक ग्रुप था, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ही यहाँ की कैपिटल ब्रुसेल्स में बना दिया। ये इनका एक अचीवमेंट था। स्टूडेंट, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अभी हमने पीछे 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल लिए थे, श्रीलंका और बेल्जियम का। तो बेल्जियम मॉडल हमने देखा कि वहाँ जो तनाव बन रहा था वहाँ के जो डच और फ्रेंच कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ एक स्टेप लिए ऐसे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार, और फिर उन्होंने कुछ ऐसे पॉलिसीज़ और रूल्स बनाए ताकि उनमें आपस में लड़ाई ना हो। और वो उसका जो बेल्जियम का जो मॉडल था वो सफल भी हुआ। लेकिन श्रीलंका में पावर को अच्छी तरह से शेयर नहीं किया गया, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, बहुत आपस में तनाव हुआ, लड़ाइयाँ हुई और हज़ारों लोग मारे गए। तो जो पावर शेयरिंग है ये हेल्प करती है, दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी जो भी आपस में विवाद हो रहा होता है उसको ये पावर शेयरिंग अगर अच्छे से आपने की है तो वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग को हमने समझा, फिर हमने ये देखा कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। फिर जो नेक्स्ट है इसका वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग को कितनी तरह से हम पावर शेयर कर सकते हैं। तो पहला है इसका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को इस तरह से डिवाइड किया होता है जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस तरह की पावर शेयरिंग में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इस तरह की जो पावर शेयरिंग होती है उसमें सभी बराबर होते हैं। मतलब कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई ज़्यादा पावरफुल कोई कम पावरफुल, ऐसा नहीं होता। और इसकी खास बात यह है कि ये सभी, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सभी एक दूसरे पर नज़र रखते हैं और एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है या अनलिमिटेड इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। इसीलिए इनकी जो चेक करने की जो पावर है एक दूसरे को, इसलिए इस अरेंजमेंट को, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि कोई अपनी पावर का अनलिमिटेड इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग। जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है ये हमारे देश की अगर बात करी जाए तो ये 3 तरह की है। फर्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ क्या है, इसमें इस तरह से नहीं है कि सभी की पावर बराबर हो। इसमें क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। इसका मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि
जो पावर शेयरिंग की फॉर्म्स होती हैं वो दो होती हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में हमने पढ़ा, और जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है वो 3 तरह से है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पावर शेयरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं को लेकर के आऊँगा, क्योंकि अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन करें। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं 1 by 1 चैप्टर वाइज कराऊँगा, तो आप उनको देखते रहिए। थैंक यू।